हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सिद्धि और आप सभी लोग जानते हैं हमारी चल रही है रीड फ्री लेवल 1 की फ्री क्लासेस, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रही हूं। और अब हमारे फ्रैक्शन की क्लास 3rd नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम की पूरी यूनिट कंप्लीट कर ली है और फ्रैक्शन के भी हमने दो वीडियोज़, 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझा था कि किस तरीके से हमारे को भिन्नों के अंदर तुलना करनी होती है। अगर आपको 2 भिन्न दे दिए जाएँ तो आप किन तरीके से किस तरीके से आप उनके अंदर तुलना कर सकते हैं। अगर आपके पास में समान हर वाली यानी कि असमान अंश और समान हर वाली भिन्न दे दी जाए तो आपके पास में आपको ये पता होता है कि आप क्या करते हो, जो बड़ा अंश होगा वही वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। वहीं अगर उल्टा हो, उल्टा कैसे कि समान अंश हो और असमान हर हो, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में जितना छोटा हमारा हर होगा, जितना छोटा हमारा डिनोमिनेटर होगा, उतनी बड़ी हमारी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी, उतनी ही बड़ी हमारी भिन्न हो जाएगी। और उसके बाद में हमने देखा था कि अगर दोनों ही असमान दे दे, असमान अंश दे दे, असमान हर दे दे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमारे पास में उस कंडीशन में हमको 2 विधियां अपन अप्लाई करते हैं। पहली विधि तो थी हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, जिसके अंदर हम एक भिन्न के अंश का दूसरे भिन्न के हर के साथ में मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर दूसरे भिन्न के अंश का पहले भिन्न के हर के साथ में मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं और फिर क्या हमारे को जो भी उनके बीच में जो बड़ा होता है वो वाली भिन्न हमारी क्या हो जाती है, बड़ा हो जाता है। जिस भी भिन्न का गुणा हमारे बड़ा आता है वो वाली भिन्न क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और दूसरी कौन सी मेथड थी, दूसरी हमारी एलसीएम मेथड थी, दूसरी हमारी एलसीएम विधि थी, जिसका भी बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। कल वाली क्लास में मैंने ये कहा था कि वो जो पीपीटी है वो मतलब जो क्वेश्चंस हैं हम उसको इस क्लास के अंदर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कुछ कारण से पता नहीं वो पीपीटी मुझे पैनल के अंदर मिल नहीं रही है। मैंने वो सेव करी तो थी बट वो मुझे कहीं पे मिल नहीं रही थी इसके अंदर, मैंने अभी आके ढूंढी थी। तो कोई बात नहीं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर लेंगे। आपको समझ में तो आ ही गया। क्वेश्चन की एमसीक्यूज की तो क्लास अपन रखते ही हर बार ही, पिछले भी अपन ने हर 3-4 एक क्लासेस के बाद में एमसीक्यूज रखे ही थे, है ना। तो उसके भी हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेंगे, डोंट वरी। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि वो मुझे मिल जाए तो बेटर है। अब कुछ बात एक ऐसी आपसे मेरे को करनी है कि देखिए क्या है ना, अभी कुछ दिनों से मेरी तो तबीयत ठीक चल नहीं रही है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ नहीं पाती, यहाँ क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाती। अब कभी कभी क्या होता है, सर भी आपको पता है सर जाते हैं अपने, है ना, तो सर के पास में जब भी टाइम होता है सर मेरी क्लास अपलोड कर देते हैं। मैं यहाँ आती हूँ, अपनी क्लास रिकॉर्ड कर देती हूँ, सर को जैसे ही टाइम मिलता है सर अपनी क्लास रिकॉर्ड कर देते हैं। आप लोग कमेंट्स में बार बार ये मत कहिए कि मैम आप कहाँ गए, आप क्लास क्यों नहीं ले रहे, ये वो। देखिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने कहा है कि मैं रीड प्री लेवल 1 की मैथ्स पूरी कराऊंगी तो मैं पूरी मैथ्स करवाऊंगी, आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे करवाऊंगी वो मेरी हेडेक है। टाइम से पेपर से पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, इस चीज की मैं आपको क्या देती हूँ, गारंटी देती हूँ, ठीक है। विद प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी हम साथ के साथ में कर रहे हैं। कुछ कारण होते हैं जिन वजह से क्लासेस नहीं आ पाती है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और जब भी मेरी तबीयत मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आज मैं क्लास रिकॉर्ड कर सकती हूँ, उस दिन आकर मैं क्लास रिकॉर्ड कर देती हूँ और फिर वो सर के ऊपर है, सर को जैसे ही टाइम मिलता है सर उसको यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो बार बार आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए। अगर किसी दिन क्लास नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, आप टेंशन मत लीजिए, आप पिछली क्लासेस को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है ना। समय समय पर आप रिवाइज करते रहेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में पक्की होती जाएंगी। तो नंबर सिस्टम हमने पूरा कर लिया है, इसके अलावा भी हमने बाकी कर ली है, तो इनके क्वेश्चन आप गूगल पे से निकालिए और उनकी मेहनत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी क्वेश्चंस तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी ही, लेकिन जिस दिन क्लास नहीं आ रही उस दिन का काम मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चंस निकालिए यूट्यूब पे से या फिर अपने गूगल पे से, और वहां से आप क्वेश्चंस किया कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। चलिए अपन अपनी आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं, और आज की क्लास में हम देखेंगे दशमलव भिन्न के बारे में कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। हमने जब फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़े थे तो हमने 3 मुख्य टाइप्स पढ़े थे और उसके अलावा भी 2 हमने और पढ़े थे। 2 हमने क्या करे थे, और पढ़े थे, कौन कौन से, इकाई भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न। इसके अलावा 3 कौन से मुख्य थे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो आपको इकाई भिन्न याद होगा, हमने क्या कहा था इकाई भिन्न के बारे में कि जिसके अंश में 1 आता है, जिस भिन्न के अंश में 1 आता है वो कौन सा होता है, वो हमारे इकाई भिन्न होता है। तो उसी तरीके से दशमलव भिन्न क्या होता है, जिसके हर में 10 आ जाए, जिसके क्या आ जाए, हर में 10 आ जाए।
अब मैं ये पहले से इसीलिए लिख के रख देती हूँ, यहाँ आके आधा घंटा पहले मैं ये पूरी लिख देती हूँ, ताकि जब क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ मेरे को इनको समझाने का काम हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं लिखूंगी 10 मिनट लिखने में जाएंगे तो वो टाइम आप लोगों का बच जाएगा। वरना आप कहते हो क्लास 2 घंटे की ले लो, 2 घंटे की ले लो, 2 घंटे की क्लास में कुछ नहीं करवाते। टीचर्स क्या करते हैं, 2 घंटे की क्लास का वो टाइमिंग जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर वो वही सेम चीजें डेफिनेशंस पूरी बोर्ड पे लिखते हैं, उसको लिखने में टाइम चला जाता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, वो क्लास 2 घंटे की हो जाती है। तो वही काम, वही आधे पौन घंटे का काम मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही कर देती हूँ, ताकि आपका भी समय वेस्ट ना हो। और आगे 2 घंटे की क्लास लेनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे की भी शिव सर को क्लास लेनी होती है, तो बाकी सारी भी क्लासेस होती हैं, तो 2 घंटे की क्लास लेना पॉसिबल नहीं है। तो वैसे भी जैसे हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, जब पूरा फ्रैक्शन खत्म होगा, पूरे स्टार्टिंग से लेकर पूरी फ्रैक्शन की हम जब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो क्लास जरूर 50 क्वेश्चंस की हम बड़ी रखेंगे, 2 घंटे की रखेंगे। बाकी क्लासेस आपकी नॉर्मल 1 घंटे या उसके कम की ही होगी, ठीक है, क्योंकि थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स आपको इसके अंदर ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैंने दशमलव भिन्न के बारे में बताया कि अगर आपके हर में क्या आ रहा है, अगर आपके हर में 10 आ रहा है, या आपके हर में 10 की घात का कोई संख्या आ रही है, 10 की घात की कौन सी संख्या हो गई, 10 की घात 1 10 होता है, 10 की घात 2 क्या होता है, 100 होता है, 10 की घात 3 क्या होता है, 1000 होता है। यानी कि अगर आपके हर में, अगर आपके बटे में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, आपके बटे में 100 आ रहा है, 100 सॉरी 10 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, या 10 की पावर n यानी कि 10 की कोई भी घात आ रही है, तो वो भिन्न कैसा कहलाता है, वो हमारा दशमलव भिन्न कहलाता है, ठीक है। जब हम अंश में हर का भाग देते हैं तो मान को हम दशमलव बिंदु के रूप में लिख देते हैं। हमने ये चीज पिछली नंबर सिस्टम वाली क्लास के अंदर बहुत ही डिटेल से ये चीज कवर करी थी कि अगर आपके बटे में क्या आ जाए, आपके बटे में 10 आ जाए या 100 आ जाए या 1000 आ जाए, तो आपको किस तरीके से लिखोगे। आपका लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि जितने भी नीचे जीरो होंगे, ऊपर वाली संख्या के आगे उतने, मतलब उतने संख्या पहले क्या लग जाएगी, पॉइंट लग जाएगा। जैसे कि 3 के नीचे 10 है, 10 में कितने जीरो है, 10 में एक ही जीरो है, तो 3 के जस्ट आगे क्या लग जाएगा, दशमलव बिंदु, डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। वैसे ही 25 में कितने जीरो, 25 के बटे में क्या है, 100 है, और 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो हैं। तो जो हमारा दशमलव बिंदु है वो पीछे से 2 डिजिट को छोड़ के, पीछे से 2 अंकों को छोड़कर हमारा क्या लग जाएगा, हमारा दशमलव बिंदु लग जाएगा। इसी तरीके से अगर अपन बात करें, आपको दे रखा है 7/1000, 7/1000 दे रखा है, तो अब आप क्या करोगे, 7 के आगे तो और कोई डिजिट है नहीं, 7 के आगे तो और कोई डिजिट है नहीं, तो आप क्या करोगे, 7 0 0, 3 हो गई, वैल्यू तो इसकी 7 ही रही है ना, वैल्यू तो इसकी बदली नहीं। अब आप क्या लगा दो, इसके आगे लगा दो दशमलव, इसके आगे क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। इस तरीके से आपका क्या होता है, जब दशमलव भिन्न आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम अंश में हर का भाग देते हैं, तो मान को हम कैसे लिखते हैं, दशमलव बिंदु के रूप में लिखते हैं। आ गई बात समझ में, इस चीज का ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, इस चीज का फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। बढ़े आगे। अब हम देख लेते हैं दशमलव संख्या के भाग। इसके बारे में भी हमने पूरे नंबर सिस्टम के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि दशमलव संख्या जो हमारी होती है, मान लीजिए आपको ये कोई दशमलव संख्या दे रखी है 45.658, ये आपको क्या दे रखी है, दशमलव संख्या दे रखी है। तो दशमलव बिंदु से पहले वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, दशमलव बिंदु से जो लेफ्ट साइड में आ रही है, जो 22 तरफ जो आपकी संख्या आ रही है, जो भाग आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या भाग कहते हैं, होल नंबर पार्ट कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये दशमलव बिंदु के बाईं ओर का भाग होता है, हम उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या भाग यानी कि होल नंबर पार्ट कहते हैं। और वहीं दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव बिंदु की राइट साइड में दाईं ओर जो भाग आता है, जो नंबर्स आते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे दशमलव भाग होते हैं, डेसिमल पार्ट होते हैं, ठीक है। ये दशमलव बिंदु के कहां आते हैं, ये दशमलव बिंदु के राइट साइड की और दाईं ओर की साइड आते हैं। फटाफट से इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपके पास में है दशमलव भिन्नों के प्रकार। अब हमने ये तो देख लिया कि दशमलव जो होता है, दशमलव संख्या, ये आपकी दशमलव संख्या थी, ये आपकी क्या थी, ये आपके दशमलव संख्या थी, दशमलव बिंदु में अपन इसको लिख रहे हैं, ठीक है। और वहीं ये जो है आपके, मतलब आप ये देखिए, ये आपके क्या है, ये हिस्सा आपका है दशमलव भिन्न, ये क्या है, ये आपका है दशमलव
भिन्न। इस दशमलव भिन्न को जब आपने दशमलव बिंदु के रूप में लिख दिया, दशमलव बिंदु लगा के लिख दिया, तो ये आपके क्या बन गई, ये आपके बन गई दशमलव संख्या। ये आपके क्या बन गई, ये आपके बन गई दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या के तो दो भाग होते हैं, दशमलव संख्या के दो पार्ट्स होते हैं, पहला तो होता है पूर्ण संख्या भाग और दूसरा होता है दशमलव भाग। अब जो हमारा दशमलव भिन्न होता है ना, इसके कई प्रकार होते हैं। प्रकार यानी कि उसके टाइप्स होते हैं, जैसे दो टाइप्स के हम मुख्यतः पढ़ते हैं। पहला तो है शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और दूसरा है अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव हम उस दशमलव को कहते हैं जिसके अंदर दशमलव बिंदु के बाद में आने वाले अंकों की संख्या क्या हो जाए, सीमित हो जाए। एक जगह पर आकर वो अंक आगे बढ़ना रुक जाए, वो आगे बढ़े ना, वो एक जगह रुक जाए, सीमित हो जाए उनकी। और जब हम आगे भाग दे दशमलव भिन्न में, हम जब हर का भाग दे अंश में, तो हमारे पास में अंततः उत्तर क्या आए, उत्तर हमारा शून्य आ जाए, तो वो क्या होता है, यानी शेषफल, सॉरी उत्तर नहीं, शेषफल हमारा क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो वो हमारा क्या होता है, शांत दशमलव होता है। जैसे इधर देखिए आप, ये 1/2 है, ठीक है, आप इधर ध्यान से समझिए। ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है 1/2। आपको पता है एक में अगर आप 2 का भाग देंगे, क्या देंगे आप, एक में 2 का भाग देंगे, एक में आप 2 का भाग देंगे तो वो तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, पूरा पूरा नहीं जाता, तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ 0 लगा देते हैं। और जब हम यहाँ 0 लगाते हैं तो यहाँ पर हम दशमलव बिंदु लगाते हैं, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, दशमलव बिंदु लगाते हैं हमारे भागफल के टाइम पे, है ना। अब आपके 2 में 10 का भाग कितनी बारी जाएगा, सॉरी 10 में 2 का भाग कितनी बारी जाएगा, 5 बारी जाएगा। अब आपका उत्तर शेषफल क्या आ गया, अब आपका शेषफल 0 आ गया। तो आपका 1/2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दशमलव में 0.5 के रूप में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक लिमिट पे आकर दशमलव बिंदु के बाद एक लिमिट पे आकर आपकी संख्या आगे बढ़ना रुक गई, 5 पर आकर रुक गई। और अगर आप आगे भाग नहीं दे सकते तो आपका शेषफल क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, यानी कि शेषफल भी आपका क्या आ गया, शून्य आ गया। तो उसको हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। अच्छा, इसको हमें पता है कि ये तो आपने कहा था कि दशमलव भिन्न जो होते हैं ना, दशमलव भिन्न को हम दशमलव संख्या में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने इस 1/2 तो दशमलव संख्या, दशमलव भिन्न नहीं है। दशमलव भिन्न तो वो होता है जिसके बटे में क्या आ रहा हो, 10 आ रहा हो, 100 आ रहा हो, या 10 की कोई घात आ रही हो। तो 1/2 को आप क्या करो, दशमलव भिन्न में बदलो। 1/2 को आप दशमलव भिन्न में बदलो। किस तरीके से बदलोगे, हमें पता है दशमलव भिन्न में नीचे क्या आता है, या तो 10 आता है या 100 आता है, इस तरीके से। तो 2 के पास में 10 है या 100 है, 10 है। तो आपको क्या करना है, 1/2 को आपको क्या करना है, 1/2 को ऐसी संख्या में बदलना है जिसमें नीचे क्या आ जाए, 10 आ जाए, नीचे क्या आ जाए, 10 आ जाए। कैसे बदलोगे आप बताओ, 2 में किसका गुणा करोगे कि आपके पास में 10 आ जाए, हमें पता है 5 का करोगे, तो ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दो, ऊपर नीचे क्या कर दो, 5 का गुणा कर दो। जैसे ही आपने ऊपर नीचे 5 का गुणा किया, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में 5, और 2 × 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप इसको 5/10 क्या बन गया, अब ये 5/10 क्या बनकर आ गया, ये आपके बनकर आ गया दशमलव भिन्न। ये आपका क्या बनकर आ गया, ये आपका दशमलव भिन्न बनकर आ गया। अब आप इस 5/10 को दशमलव संख्या के रूप में लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है 10 आ रहा है, यानी एक अंक को छोड़कर, एक अंक से पहले क्या आ जाएगा, दशमलव बिंदु आ जाएगा। तो क्या 1/2 का दशमलव मान यही आ रहा है, हमने वहां पर भी इस तरीके से भी यही निकाला था। तो ये क्या होते हैं, दशमलव भिन्न को दर्शाने के तरीके होते हैं। अच्छा जी, हम तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होते हैं। तो शांत दशमलव वो होते हैं जिसके अंदर जब हम हर का भाग देंगे अंश में, जब हम डिनोमिनेटर का डिवाइड देंगे न्यूमरेटर के अंदर, तो एक संख्या एक जगह पर आकर, एक ऐसी स्थिति पर आकर क्या होता है, आगे के अंक बढ़ना सीमित हो जाते हैं, आगे के अंक नहीं बढ़ते, वहां एक जगह पर आकर क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और जो हमारा शेषफल आता है वो पूर्णतः शून्य आ जाता है। तो वो कैसे दशमलव होते हैं, वो कैसे दशमलव होते हैं, वो हमारे शांत दशमलव होते हैं। क्या लिखा है, शांत दशमलव उस दशमलव को कहते हैं जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है, और भाग देने पर शेषफल क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। जैसे कि आपके 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 0.5 के रूप में। 3/4 क्या होता है, 0.75। 7/8 क्या होता है, 0.875। तो यह 875 पर आकर रुक गया, अभी आगे और नहीं जा रहा, इसका जो शेषफल आएगा वो भी क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो ये कैसे दशमलव हो जाएंगे, ये शांत दशमलव हो जाएंगे। आ गई बात समझ में। अब इसको थोड़ा सा शांत दशमलव, अशांत दशमलव से समझने से पहले अपन अभी आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसके और भी टाइप्स हैं।
शांत दशमलव के, ठीक है। हाँ जी, अब सॉरी, अशांत दशमलव के आगे और टाइप्स हैं। चलिए अपन देखते हैं अशांत दशमलव क्या होता है। अशांत दशमलव वह दशमलव भिन्न होते हैं जिसमें अंश को हर से भाग देने पर भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती, यानी शेषफल कभी भी शून्य नहीं आता। शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा। आपकी जो भाग देने की प्रक्रिया है बढ़ती रहेगी, यानी कि जो दशमलव बिंदु है उसके बाद आपके अंक आते ही रहेंगे, रुकेंगे ही नहीं वो, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? अशांत। नाम से ही आप समझ लीजिए शांत दशमलव एक समय पर आकर वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, बड़ा ही साधु दशमलव है। लेकिन इसको संतुष्टि मिलती ही नहीं है। अशांत दशमलव को संतुष्टि मिलती ही नहीं है। इसके दशमलव बिंदु के बाद में क्या होता रहता है? आगे नंबर बढ़ते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, ठीक है। इसके भाग देने की जो प्रक्रिया है वो कभी भी समाप्त नहीं होती और इसके शेषफल में, इसके रिमाइंडर में कभी भी 0 नहीं आता, ठीक है। जैसे 1/3 0.33333333 इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। 2/11 0.18 इस तरीके से ये आगे बढ़ता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अशांत दशमलव के प्रकारों पर। आगे हम बढ़ते हैं अशांत दशमलव के प्रकारों पर। अशांत दशमलव के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला तो होता है अशांत आवृत्ति दशमलव और दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना। आवृत्ति का क्या मतलब होता है? रिपीट होना। और अनावृत्ति का मतलब होता है रिपीट नहीं होना। अनावृत्ति का क्या मतलब होता है? रिपीट नहीं होना। हमारे को इधर दे रखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब होता है कि एक ही अंक या एक ही टाइप का जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे अभी देखा था अपन ने 0.33333, यानी कि 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है, या 0.454545, तो 4545 ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो वो कैसे टाइप के दशमलव हो जाएंगे? वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो जाएंगे, यानी कि अशांत आवृत्ति दशमलव। आवृत्ति का क्या मतलब होता है? रिपीट होना। तो अगर दशमलव बिंदु के बाद में एक ही टाइप की संख्या या एक ही टाइप का अंक क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको अशांत आवृत्ति दशमलव कहते हैं। वहीं अशांत अनावृत्ति दशमलव क्या होते हैं? अशांत अनावृत्ति दशमलव वो होते हैं जिनमें कुछ पैटर्न नहीं होता। 3-3-3 जैसे इसमें तो पैटर्न है, या 4-5-4-5-4-5 इसमें तो एक पैटर्न चल रहा है। इसमें कोई पैटर्न नहीं चल रहा। पॉइंट के बाद में 4, 2, 6, 7, 8, यानी कि अशांत है। अशांत यानी कि पॉइंट के बाद में संख्या रुक नहीं रही है, बढ़ती जा रही है, आगे उसका डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं है। सेम ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, कुछ भी कैसे भी वापस मतलब वो कैसे भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो अशांत आवृत्ति दशमलव क्या होते हैं? इसमें अशांत आवृत्ति दशमलव क्या होते हैं? इसमें दशमलव बिंदु के बाद एक निश्चित अंक या अंकों का समूह बार बार पुनरावृत होता है, यानी कि एक निश्चित अंक या अंकों का समूह क्या होता है? बार बार रिपीट होता है। पुनरावृत यानी कि रिपीट होता है। इसकी विशेषता क्या है? इन्हें हम परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर नंबर सिस्टम की जो पहली क्लास थी उसमें हमने जाना था कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें हमारा P और Q क्या होता है? P और Q इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो वो संख्याएं क्या होती है? वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अशांत आवृत्ति दशमलव को हम क्या करते हैं? परिमेय संख्याओं के रूप में यानी कि P/Q के रूप में हम इनको लिख सकते हैं। पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली? क्योंकि अभी आगे और है, ये आगे इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। मैंने आज इसको इस तरीके से सेट किया है ताकि ये एक ही पेज में पूरी चीज आ जाए, वरना अलग अलग भी लिखनी पड़ती है। तो ये क्या हो गया? हमारे अशांत आवृत्ति दशमलव हो गए। इनको क्या करते हैं? हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। अभी इधर ही देखेंगे, अभी इस पे ही ध्यान देंगे, पूरा करते हैं इसको, ठीक है। पुनरावृत होने वाले अंकों पर हम बार लगा देते हैं। पुनरावृत होने वाले अंकों पर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। इधर मैं इनके उदाहरण देना भूल गई, इधर इनके उदाहरण लिख देते हैं। उदाहरण के रूप में रिकरिंग वाले यानी कि आवृत जो दशमलव है, अशांत आवृत दशमलव के उदाहरण के रूप में क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3 को आप कैसे लिख सकते हो? 0.3333
इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा, है ना, ये आगे बढ़ता रहेगा। अब क्या ये बढ़ता रहेगा, जो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, आपको दिख रहा है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है बार बार। तो किसके ऊपर हमारे आ जाएगी बार, किसके ऊपर आ जाएगी, 3 के ऊपर हम बार लिख देंगे। इस बार को लिखने का अगर आपको कहीं पे दे दिया जाए 0.5 बार, 0.5 बार दे दिया जाए, तो उसका अर्थ ये होता है कि ये जो 0.5 है ना, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, ये 5 रुक ही नहीं रहा है, ये 5 दशमलव बिंदु के बाद में आता ही जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। तो इसको छोटे में लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, उसके ऊपर एक रेखा खींच देते हैं, जिसका क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ ये होता है कि वो संख्या क्या हो रही है, पुनरावृत हो रही है। जैसे कोई और दूसरा नंबर दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए 0.17 के ऊपर क्या लगा दिया जाए, बार लगा दिया जाए, तो उसका अर्थ क्या होता है, 0.17171717। ये इस तरीके से दशमलव बिंदु के बाद में, डेसिमल के बाद में 1717 आता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो वो क्या होता है, हमारे अशांत दशमलव का टाइप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अशांत आवृत दशमलव का टाइप होता है, और दूसरा पुनरावृत होने वाले अंकों पर हमने क्या लगा रखा है, बार लगा रखा है। बार किसको दर्शाता है कि जो अंक पुनरावृत हो रहे हैं, दशमलव बिंदु के बाद में रिपीट होते जा रहे हैं, उनके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। या फिर आपको इस तरीके से 0.17 है, आपको ऐसे दे दिया जाएगा 0.435 और सिर्फ 5 के ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, 5 के ऊपर बार लगा दिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 0.43 तो रुक गया, 43 तो नहीं है, अब आगे 5 5 5 5 5 इस तरीके से क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, 5 5 5 5 रिपीट। यानी कि जिस अंक के ऊपर या जिस अंकों के समूह के ऊपर आपके क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, उसका अर्थ ये होता है कि वो बार बार पुनरावृत हो रहे हैं, यानी कि वो ही बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। ये उदाहरण है, हम क्या पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे अशांत आवृत्ति दशमलव को, ठीक है, हमने कहा देख लिया, पुनरावृत होने। अब इसके भी 2 प्रकार होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हम देख लेते हैं, एक बार रुको, इसको सेट करने दो थोड़ा। हाँ जी, अब इनके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला तो होता है शुद्ध आवृत्ति दशमलव। किन के प्रकार देख रहे हैं हम, अशांत आवृत्त दशमलव के, अशांत आवृत्त दशमलव के। तो पहला तो होता है शुद्ध आवृत्ति दशमलव, प्योर रिकरिंग डेसिमल। इसके अंदर क्या होता है, दशमलव के तुरंत बाद के सभी अंकों को दोहराया जाता है, यानी कि दशमलव बिंदु लगा और दशमलव बिंदु के बाद आने वाले सारे ही अंक क्या होंगे, अब रिपीट होंगे। जैसे कि 1/3 का उदाहरण तो बहुत बार हो गया, अब जैसे 0.333, तो पॉइंट के बाद में जस्ट बाद 3 आया, 3 के ऊपर ही हम बार लगा देंगे, क्योंकि 3 ही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो वो कौन सा टाइप का आपके आवृत्ति दशमलव हो जाएगा, शुद्ध आवृत्ति दशमलव हो जाएगा, शुद्ध आवृत्ति दशमलव। अब एक होता है मिश्रित आवृत्ति दशमलव। एक और उदाहरण देख लो शुद्ध आवृत्ति दशमलव का, क्या है, 5/11, तो 0.454545 इस तरीके से आपके क्या हो रहा है, दशमलव बिंदु के जस्ट बाद 45 आया और 454545 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो वो आपके क्या हो जाएगा, शुद्ध आवृत्ति दशमलव हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब वैसे ही आपको ये दे रखा है, वैसे ही आपको क्या दे रखा है, मिश्रित आवृत दशमलव दे रखा है। मिश्रित आवृत दशमलव क्या होता है, मिश्रित आवृत दशमलव वो होता है दशमलव बिंदु के बाद कम से कम एक अंक ऐसा होता है, कम से कम एक अंक ऐसा होता है, कैसा होता है, जो दोहराया नहीं जाता, जो नहीं दोहराया जाएगा। यानी कि कम से कम एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी ऐसे अंक पाए जा सकते हैं। जैसे कि 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.16666, तो 6 रिपीट हो रहा है, लेकिन एक अंक ऐसा है, कौन सा एक, वो क्या नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा। उसके बाद में 6 आ रहा है, 6 6 6 6 6 आगे क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो हम 6 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। वही 7/30 क्या हो जाएगा, 0.2333। अब 2 नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद में 3 आया और 3 3 3 3 3 3 इस तरीके से आगे रिपीट होता जा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, 0.23 बार हो जाएगा। 3 पे ही बार क्यों लगेगा, क्योंकि 3 ही एक ऐसा नंबर है जो आगे रिपीट हो रहा है। अच्छा, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 1 रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब दशमलव के बाद में एक ऐसा अंक आ रहा है, कम से कम एक ऐसा अंक आ रहा है जो आगे रिपीट नहीं हो रहा। तो ये कैसा टाइप हो जाएगा, ये हमारा मिश्रित आवृत दशमलव हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया था, 0.435555555, तो यानी कि इसमें क्या हो रहा था, 4 दो अंक ऐसे थे, दशमलव के बाद में 2 अंक ऐसे थे जो रिपीट नहीं हो रहे थे, लेकिन उसके बाद में रिपीट होने स्टार्ट हो गए, 5 आगे रिपीट होने स्टार्ट हो गए। तो वो क्या हो गया आपके, वो आपके हो गया
मिश्रित आवृत्ति दशमलव। आ गई बात समझ में? इस चीज के दो टुकड़ों में आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। दो टुकड़ों में आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। पहले मैं आपको यहां पर खोल देती हूँ ये वाला हिस्सा। हाँ जी, अशांत दशमलव के प्रकार में सबसे पहले आप इस हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी, क्या कर लो, इस हिस्से का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इनके दो प्रकार, ये सिर्फ अशांत के ही हैं दो प्रकार, अशांत के ही दो प्रकार है, तो अब इनके प्रकारों का भी एक साथ में क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप इस हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लो। आ गई बात समझ में? आ गई एकदम अच्छे से, बढ़िया से बात समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं अशांत अनावृति दशमलव। ठीक है, हमने क्या देख लिया, हमने आवृत्ति दशमलव देख लिया। आवृत्ति दशमलव तो क्या था, आवृत्ति दशमलव तो वो दशमलव, एक सेकंड इसको सेट करने दो। आवृत्ति दशमलव तो वो था जिसके अंदर क्या हो रहा था, हमारे रिपीट हो रहे थे, पैटर्न रिपीट हो रहा था, है ना। एक अंक आया या एक अंक को छोड़कर कोई ऐसा अंक आया जो बार बार सेम तरीके से ही रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न बना रहा है, तो वो क्या था हमारे, वो हमारे आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल था। लेकिन अब हमारे पूछा है अशांत अनावृत्ति दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल्स, ऐसे दशमलव जिसके अंदर आगे की संख्या किसी भी तरीके से चली जा रही है, कोई उनके अंदर पैटर्न नहीं है, 4 5 6 7 कुछ भी आया जा रहा है, कोई उनमें रिपीटिशन नहीं हो रहा है, ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसमें दशमलव बिंदु के बाद अंक कभी समाप्त भी नहीं होते और न ही किसी निश्चित पैटर्न में दोहराए जाते हैं। यानी कि हमें पता है अशांत दशमलव के हम प्रकार पढ़ रहे हैं। अशांत दशमलव ये कहता है कि वो आगे रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, उसके दशमलव बिंदु के बाद में संख्या सीमित नहीं होती, चलती रहती है। अशांत दशमलव को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो अशांत दशमलव तो हमारे वो हो गए जिनमें अंक जो होते हैं दशमलव बिंदु के बाद में कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। लेकिन अशांत के साथ में क्या जुड़ गया, आपके शब्द अनावृत्ति जुड़ गया। अनावृत्ति का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अंक रिपीट नहीं होता, यानी कि कोई निश्चित पैटर्न में ये नहीं चल रहे होते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए, ये आपको कोई दे दी जाए संख्या, जैसे आपको 3.4 3 2 1 7 8 3 5, तो इस तरीके से चली तो जा रही है, ये आगे 5 के आगे भी चली तो जा रही है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई एक अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है ना, लाइन वाइज एक अंक रिपीट नहीं हो रहा, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, अशांत अनावृत्ति दशमलव कहलाएगा। ठीक है, यह परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं होती है, इररेशनल नंबर्स होते हैं और इन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। अशांत आवृत्ति दशमलव वो कैसी होती है, वो परिमेय संख्या होती है और उनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और अशांत अनावृत्ति दशमलव को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ये कैसी होती है, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो हमारा पाई होता है, हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, हमने देखा था कि पाई हमारा क्या होता है, पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है। और हमने ये भी बात करी थी कि पाई का मान हम 22/7 अप्रोक्सीमेट यानी कि अनुमानित मान लेके चलते हैं। पाई को हम कभी भी p बटा q के रूप में दर्शा ही नहीं सकते। बस आगे की कैलकुलेशंस जहां भी हमारे पाई यूज आता है, सर्कल का हमारे को एरिया निकालना है या हमें कोई और एरिया या वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की, कोन की, जहां पर भी हमारे पाई का इस्तेमाल आ रहा है, उस जगह पे पाई को, मतलब उसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसको इजी बनाने के लिए हमने 22/7 क्या एक अप्रोक्सीमेट मान मानकर चला था। लेकिन 22/7 कभी भी क्या नहीं होता, हमारे पाई का मान नहीं होता, पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता, एक्चुअल मान नहीं होता, अनुमानित मान हमारा होता है। तो पाई का एक्चुअल मान किस तरीके से आता है, पाई का एक्चुअल मान आता है 3.14159625 आगे चलता रहता है, रुकता ही नहीं है। तो वो हमारे किस तरीके का दशमलव हो जाएगी, पाई की संख्या, पाई का मान किस तरीके का दशमलव हो गया, अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति मतलब कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, कोई भी एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा। और अशांत मतलब वो दशमलव जिसमें दशमलव बिंदु के बाद में संख्याएं रुक ही नहीं रही हैं, चलती जा रही हैं, समाप्त ही नहीं हो रही हैं अंक। ठीक है, वैसे ही रूट दो में 1.4414213 इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। रूट 3 1.7320508 इस तरीके से आगे ये बढ़ते रहते हैं। तो वो वाले दशमलव हमारे क्या होते हैं, वो दशमलव हमारे अशांत अनावृत्ति दशमलव होते हैं। फटाफट से अशांत अनावृत्ति दशमलव वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
तो अब अपन क्या करते हैं, इनको एक ही साथ में सारों को समझ लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, हम दशमलव भिन्नों के प्रकार पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे दशमलव भिन्नों के प्रकार। तो मुख्य रूप से दो प्रकार है ना, मुख्य रूप से तो कितने प्रकार हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार हैं हमारे। पहला प्रकार क्या था हमारा, पहला प्रकार है शांत दशमलव, शांत दशमलव भिन्न। पहला प्रकार क्या है हमारा, शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न कौन से भिन्न होते हैं, जिनमें दशमलव बिंदु के बाद में संख्याएं क्या हो जाए, एक निश्चित समय पर आकर, एक निश्चित वैल्यू पर आकर रुक जाए, एक मतलब संख्याएं सीमित हो जाए। जीरो के बाद, सॉरी, दशमलव बिंदु के बाद में क्या होगी, आगे की जो संख्याएं होंगी वो सीमित हो जाएंगी, आगे वो बढ़ेंगी नहीं। यानी उनका शेषफल क्या आ जाएगा, जब हम हर का भाग देंगे अंश में तो हमारे पास में शेषफल क्या आ जाएगा, एक समय पर जाकर शेषफल हमारे पास में शून्य आ जाएगा। तो वो कौन सी दशमलव भिन्न होती है, शांत दशमलव भिन्न होती है। इनमें दशमलव बिंदु के बाद अंक क्या हो जाते हैं, अंक इनमें सीमित हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, फाइनाइट हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। ठीक है, निश्चित हो जाते हैं, फाइनाइट हो जाते हैं। आ गई बात समझ में। और इनका शेषफल क्या आता है, शेषफल क्या आता है, शेषफल क्या आता है आपके पास में, इनका शेषफल आपका इनके पास में शून्य आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1/2 का, तो क्या था 0.5, इसके अलावा 3/4 तो वो क्या हो जाएगा 0.75। ठीक है, इस तरीके से 1/4 तो वो क्या हो जाएगा 0.25। तो यहां पर आकर ये रुक गए, अब इसके आगे भाग और नहीं जाएगा, आपका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो वो क्या हो गए, हमारे शांत दशमलव हो गए। अच्छा जी, शांत दशमलव हो गए, तो दशमलव भिन्नों का दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव भिन्न। दूसरा प्रकार क्या है, अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, अशांत दशमलव भिन्न क्या कहता है, अशांत दशमलव भिन्न कहता है कि दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव बिंदु के बाद में जो संख्याओं की, जो दशमलव बिंदु के बाद जो अंकों की संख्या होगी वो असीमित रहेगी, असीमित रहेगी, असीमित रहेगी। जो भाग देने की प्रक्रिया है, भाग देने की जो प्रक्रिया है, जो भाग देने की प्रक्रिया है वो कभी समाप्त नहीं होगी, वो समाप्त नहीं होगी। आ गई बात समझ में, वो चलती रहेगी, चलती रहेगी। आप इसको छोटे में याद करो, शांत यानी कि वो बंदा, वो जो दशमलव है वो अपना धाप गया है, वो संतुष्ट हो गया है, इतने ही नंबर चाहिए उसको, उसको भीड़ नहीं इकट्ठी करनी दशमलव बिंदु के बाद में। लेकिन ये अशांत है, ये तो, इसको तो संतुष्टि मिल ही नहीं रही है, इसकी भाग देने की प्रक्रिया कभी समाप्त होगी ही नहीं, और इसका शेषफल, इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 के बराबर इसका शेषफल नहीं आएगा। ये तो कौन से हो गए हमारे अशांत दशमलव भिन्न हो गए, ये कौन से हो गए हमारे अशांत दशमलव भिन्न हो गए। अच्छा, अब अशांत दशमलव भिन्न के भी हमने क्या पढ़ लिए, अशांत दशमलव भिन्न के भी हमने दो प्रकार पढ़े। इसको पहले डब्बे में बंद कर देते हैं हम, येलो डब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब अशांत दशमलव भिन्न के भी हमने क्या किए, दो भाग पढ़े। पहला कौन सा था, अशांत अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के क्या हो रहे हैं, एक ही प्रकार के एक अंक या फिर अंकों का समूह, अंकों का समूह, एक ही प्रकार के अंक या एक ही प्रकार के अंकों का समूह क्या होता है, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पुनरावृत होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि जैसे 0.33333, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 बार के रूप में। 0.161616, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.16 बार के रूप में। 0.7732332, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.732 के ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि 3232 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये तो क्या हो गए हमारे अशांत आवृत्ति दशमलव हो गए। अब इसका दूसरा टाइप क्या था,
अशांत जो हमारे अशांत दशमलव हम पढ़ रहे हैं उसमें एक तो प्रकार था अशांत आवृत्ति और दूसरा हमारा कौन सा प्रकार था, अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत अनावृत्ति दशमलव, अनावृत्ति दशमलव। तो इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर एक अंक रिपीट नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें कोई पैटर्न निश्चित नहीं है, कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, कोई निश्चित पैटर्न से संख्याएं रिपीट नहीं होती। कोई निश्चित पैटर्न से संख्याएं क्या नहीं होती, रिपीट नहीं होती। तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा अशांत अनावृत्ति दशमलव हो गया। किसी भी निश्चित पैटर्न से हमारे रिपीट नहीं होती है। जिस तरीके जैसे अगर हम बात करें पाई की वैल्यू 3.1412 इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। √2 की वैल्यू 1.414 इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है। तो ये क्या होते हैं, ये किसी निश्चित पैटर्न से तो नहीं आगे बढ़ रहे, ये अपनी मर्जी से कैसे भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारी क्या हो जाती है, अशांत अनावृत्ति दशमलव हो जाती है। एक और बात जो इनमें याद रखनी है, ये परिमेय संख्याओं के रूप में लिखी जा सकती है। परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। और इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसीलिए ये अशांत अनावृत्ति दशमलव क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है जी मैम, हमको ये भी समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं कि जो अशांत आवृत्ति दशमलव है ना, इसके भी हमने क्या पढ़े, दो टाइप पढ़े। इसके भी हमने क्या पढ़े, इसके भी हमने आगे दो टाइप पढ़े। इसके भी हमने आगे दो टाइप पढ़े। कौन कौन से हमने इसके दो टाइप पढ़े हैं, हम वो देख लेते हैं। देख ले। तो अशांत आवृत्ति दशमलव के दो टाइप कौन से थे, एक तो हमारे थे शुद्ध, एक तो हमारे क्या थे, शुद्ध अशांत आवृत्ति, शुद्ध आवृत्ति वाले, ठीक है, शुद्ध आवृत्ति। और एक क्या है, एक हमारे मिश्रित आवृत्ति, एक हमारे क्या है, मिश्रित आवृत्ति, ठीक है। तो शुद्ध आवृत्ति वाले तो कौन से हैं, जिनमें एक ही अंक या एक ही टाइप के अंक बार बार रिपीट हो, जैसे कि 0.5555, यानी 1.5 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, 0.5 बार बन जाएगा। उसी तरीके से 0.432 तो 432 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, 0.432 के ऊपर पूरे के ऊपर बार आ जाएगा। तो ये क्या हो गए, ये शुद्ध आवृत्ति हो गई। यानी कि दशमलव बिंदु के बाद में जो भी संख्या आई, चाहे वो 43 हुई, चाहे वो 432 हुआ, या 5 हुआ, 4 हुआ, कोई भी एक संख्या आ गई और वही संख्या बार बार रिपीट होती जा रही है, तो वो हमारी कैसी हो जाएगी, शुद्ध आवृत्ति हो जाएगी, शुद्ध आवृत्ति दशमलव हो जाएंगे। वहीं पे ठीक है, वो हमारे कैसे हो जाएंगे, वो हमारे शुद्ध आवृत्ति दशमलव हो जाएंगे। और वहीं पे अगर हम बात करें मिश्रित आवृत्ति की, तो मिश्रित आवृत्ति क्या होते हैं कि उनमें कोई भी एक संख्या या एक से मतलब कम से कम एक संख्या को छोड़कर आगे की संख्या अगर हमारी रिपीट हो रही है, तो वो मिश्रित आवृत्ति है। जैसे 0.752222 इस तरीके से, तो 0.75 तो रिपीट नहीं हुआ, 0.75 रिपीट नहीं हुआ, 2 रिपीट हुआ, तो 2 के ऊपर बार लग जाएगा। और ये किस प्रकार का दशमलव हो जाएगा, ये मिश्रित आवृत्ति दशमलव हो जाएगा, ठीक है। ये किस प्रकार का दशमलव हो जाएगा, आपके मिश्रित आवृत्ति दशमलव हो जाएगा। इसी तरीके से 0.163232, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 0.1632 के ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि 3232 आगे रिपीट होता जा रहा है, लेकिन हमारा 16 क्या नहीं हुआ, रिपीट नहीं हुआ। तो कम से कम दशमलव बिंदु के बाद कम से कम या तो एक संख्या को छोड़ के बाकी सारे अगर रिपीट हो रहे हैं, एक कम से कम होनी चाहिए, उसके अलावा भी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एक तो कम से कम होनी चाहिए। और उस एक को छोड़कर अगर बाकी की संख्याएं क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो हमारी मिश्रित आवृत्ति कहलाती है। अब ये पूरे इस चीज का आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरे मैंने दशमलव भिन्नों के प्रकार को मैंने समझा दिया है, पूरे का आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अलग अलग लेना है तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, क्योंकि ये छोटा दिख नहीं रहा है ना,
पहले हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फिर आप इसका पूरा एक साथ में स्क्रीनशॉट लेना। अब हम इसको छोटा करते हैं। अब सही तरीके से आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब आप इसका क्या ले लो, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन देख लेते हैं, जैसे हमने बात करी, ये जो हमारे अशांत आवृत्ति वाले दशमलव होते हैं, ये अशांत आवृत्ति वाले दशमलव जो होते हैं ये परिमेय संख्याएं होती है। ये p बटा q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा, आपको ये 0.5 बार दे दिया जाएगा, ठीक है, 0.5555 करके आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका p बटा q के रूप में मान क्या है। p बटा q के रूप में इसका हमें मान निकालने को कह दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका, अब कैसे, आपसे तीन तरीके के आपको क्या दिए जा सकते हैं, दशमलव दिए जा सकते हैं। तीन तरीके से आपको दशमलव संख्याएं दे सकते हैं और उनको हम कैसे निकालेंगे। पहला केस देख लेते हैं, पहले किस तरीके से दिया जा सकता है। पहला ऐसा है कि शुद्ध आवृत्ति होगा, शुद्ध आवृत्ति होगा यानी कि जो भी संख्या जीरो के बाद, दशमलव के बाद जो भी संख्या होगी वो बार बार रिपीट हो रही होगी, ठीक है। शुद्ध होगा, अशांत तो वो है ही, और साथ में क्या होगा, आवृत्ति होगा, यानी कि जो एक संख्या दे रखी है जीरो के बाद में, अगर 7 दे रखा है तो 7 रिपीट होगा, 5 दे रखा है तो 5, 7 और 5 दे रखा है तो 7 और 5 7 5 करके रिपीट होंगे, तो वो हमारा शुद्ध आवृत्ति है। और साथ में बिना पूर्ण भाग वाली संख्या, यानी कि दशमलव बिंदु के बाद में तो आपके पास में 7 इस तरीके से आपको दे रखी है संख्या, ठीक है। 0 पॉइंट इसके बाद में तो 7 है, लेकिन दशमलव बिंदु के आगे कोई संख्या नहीं है। दशमलव बिंदु के आगे वाला जो भाग है, जो हमारा पूर्ण संख्या वाला भाग होता है, होल नंबर पार्ट, वो क्या है आपके पास में, 0 है। तो ऐसे ही हमारे को अगर संख्या मिल जाए और उसका हमें p बटा q में मान निकालना है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, क्या, जो भी बार वाली संख्या आपको दे रखी है, जो भी बार वाली संख्या दे रखी है उसको क्या लिख दो आप, उसको आप अंश में लिख दो, और जितनी बार वाली संख्या दे रखी है, मतलब जितनी बार भी वो बार वाली संख्या है उसको आप क्या लिख दो, उतने आप 9 लगा दो। बार वाली जितनी भी संख्याएं हैं उसको क्या लगा दो, 9 लगा दो। देखो इसको ध्यान से एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, इसे एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। जैसे आपको दे रखा है 0.7 बार, 0.7 बार, तो पहले आप क्या करोगे, बार वाली संख्या को ऊपर लिख दो। बार वाली संख्या क्या है, 7 है, ठीक है। अब जितनी बार वाली संख्या है उतने लगा दो, तो कितनी है, 7, एक अकेला 7 ही है, तो कितने हम 9 लगा देंगे, हम 9 लगा देंगे। तो हमारा जो 0.7 बार को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 7 बटा 9 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं p बटा q के फॉर्म में। आ गई बात समझ में। अब जैसे ये एक दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 0.35 बार, यानी कि 35 रिपीट हो रहा है आपके पास में। तो आपको क्या करना है, जितनी बार वाली संख्या ऊपर लिख दो, अंश में आप क्या लिख दोगे, बार वाली संख्या क्या है, 35 है, तो आपने 35 लिख दिया। अब आपको जितनी बार वाली संख्या है उतने 9 लगा दो, तो कितनी है, 3 और 5 2 है। बार वाली संख्या कितनी है, 2 है, इसमें 7 अकेला था तो हमने एक बारी 9 लगा दिया। अब 3 और 5 कितने हैं, 2 संख्याएं हैं, तो हम कितने 9 लगा देंगे, 2 9 लगा देंगे, यानी हम 99 लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे, 99 लिख देंगे। प्लस नहीं करना, माइनस नहीं करना, कुछ नहीं करना, ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं करना। आपको जितनी बार वाली संख्या है उतने आपको क्या लगा देने हैं, 9 लगा देने हैं। आ गई बात समझ में। तो 0.35 को हम p बटा q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 35 बटा 99 के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपको दे दिया गया है 0.27 बार, आपको क्या दे दिया, 0.27 बार, तो अंश में तो आप क्या लिख दोगे, जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, किसके ऊपर लगा हुआ है, 27 के ऊपर लगा हुआ है, तो 27 लिख दोगे। अब कितने अंकों पर बार लगा है, 2 अंकों पर बार लगा है, 2 पर लगा है, 7 पर लगा है, 2 अंक हो गए, तो कितने 9 लिख देंगे, 2 9 लिख देंगे। अब ये कट रहा है, ये 9 की टेबल से कट रहा है, 9 की टेबल से ये कितनी बारी गया, ये 3 बारी गया, 9 की टेबल से ये कितनी बारी गया, 11 बारी गया, तो आपका उत्तर क्या आ गया,
3/11 आ गया। अब वो 35/99 नहीं कट रहा था, ठीक है, 7/9 नहीं आगे डिवाइड नहीं हो रहा था, तो जिधर डिवाइड होता है उसको सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, लिखते हैं, सरल फॉर्म में, सरल रूप में हम लिखते हैं। तो 0.27 बार को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में 3/11 के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 0.57 बार है, तो आप करो, इसको करो, क्या हो जाएगा, अंश में आप क्या लिख दोगे, बार वाली संख्या लिख दोगे। तो बार वाली संख्या क्या है, 57 है, बार वाली संख्या क्या है, 57 है। और कितनी अंक है हमारे बार लगे हुए, कितने अंक है, 2 अंक पे बार लगा हुआ है, 2 अंक पे बार लगा हुआ है, तो 1 और 2 कितने 9 लिख दोगे, 2 9 लिख दोगे। अब ये भी कट रहा है हमारे, है ना, 3 की टेबल से कट रहा है, ये कितनी टाइम्स जा रहा है, 19 टाइम्स जा रहा है, 19 इंटू 3 57 होता है, और ये हमारे 3 की टेबल से कितनी टाइम्स कट रहा है, 33 टाइम्स कट रहा है। तो 0.57 बार को आप किस रूप में लिख सकते हो, 19/33 के रूप में, P/Q के रूप में, कहां गया, P/Q के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से आपको ये एक और संख्या दे रखी है, एक और संख्या दे रखी है 0.2238, 0.2238 आपको दे रखी है। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, अंश में क्या लिख दोगे, 2238 को लिख दो, अंश में क्या लिख दोगे, 2238 को लिख दो, 2238 को लिख दो। अब कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, 1 2 3 4, 4 अंकों पे बार लगा हुआ है, तो हम 4 9 लिख देंगे, 4 9 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, 4 9 लिख दिए। अब ये देख लो कट रहा है क्या, हमें पता है कि 999 तो किससे कटता है, 3 की टेबल से कटता है, और क्या ये कटता है, क्या ये 3 से विभाजित है, तो जोड़ के देख लो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15, हाँ जी 15 हमारा 3 की टेबल में आता है, तो ये हमारे कटेगा, ये हमारे 3 की टेबल से कटेगा, कितनी टाइम्स कटेगा, 7 बार गया, फिर उसके बाद में 4 6 7 46 टाइम्स ये हमारे 3 की टेबल से कटा, और ये 3 3 3 3 आ जाएगा। तो आपको 0.2238 को लिखने का, P/Q के फॉर्म में लिखने का क्या तरीका हो गया, 746333 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में, ये बात अगर आपके क्या अच्छे से समझ में आ गई है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले, पहले इसका ले ले, फिर आप उदाहरणों का स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले आप इसका ले लीजिए, ठीक है। अब आप इन उदाहरणों का भी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस देखते हैं। पहला जो हमने ये केस देखा, पहला हमने जो ये केस देखा, इसके अंदर क्या था, शुद्ध आवृत्ति थी बिना पूर्ण भाग वाली संख्या के, 5 मिनट बिना पूर्ण भाग वाली संख्या के क्या हो जाएगा आपके, इस तरीके से निकालने का था। अब हम दूसरा केस देखते हैं, दूसरे केस में क्या होगा, शुद्ध आवृत्ति यानी पूर्ण भाग वाली संख्या के साथ में, शुद्ध आवृत्ति के साथ में, यानी कि पूर्ण भाग, पहले तो क्या था आपके, बिना पूर्ण भाग वाली संख्या थी, यानी कि 0, यानी कि दशमलव के आगे आपके पास में क्या था, 0 था, दशमलव के आगे आपके पास में क्या था, 0 था। लेकिन अब की आपके क्या बोला है कि पूर्ण भाग वाली संख्या भी होगी, यानी दशमलव के आगे भी कोई संख्या दे रखी होगी, तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, तो सेम ही तरीका जो हमने अप्लाई किया था, यदि दशमलव से पहले कोई संख्या है तो पहले वाली संख्या को साथ में लेकर दशमलव के बाद वाली संख्या को पहले बताई विधि से हल करेंगे, ठीक है। किस तरीके से हल करेंगे, ध्यान से इधर देखना, साथ में लेकर किस तरीके से हल करेंगे, इसको बहुत ही प्यार से इधर ध्यान से समझना। क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 को आप डायरेक्टली यहां पे लिख दो, 5 को आप प्यार से यहां पे बिठा दो, कुछ नहीं छेड़ना उसको अभी। 27 को आप कैसे सॉल्व करोगे, 0.27 को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, 0.27 बार को सॉल्व करने का, तो बार वाली संख्या यानी 27 को आप लिख दो, और अब क्या करोगे, 27 के बटे में कितना आ रहा है, 27 में कितने अंक है, 2 अंक है, 2 और 7, तो कितने बटे में आप 9 लिख दोगे, 2 9 लिख दोगे, 2 9 लिख दोगे। अब 27 में से 99 कट रहा है ना, 27 और एक दूसरे से कट रहे हैं कि कौन सी टेबल से, 9 की टेबल से कट रहे हैं, काट दो इनको, काट दो, तो कितना हो जाएगा, ये कितनी टाइम्स चला जाएगा, 9 की टेबल में 3 टाइम्स चला जाएगा, ये कितनी टाइम्स चला जाएगा, 11 टाइम्स चला जाएगा। अच्छा, अब हमें पता है कि ये क्या बनकर आ गया, ये हमारे मिश्रित भिन्न हमने पढ़ा था पहली क्लास के अंदर, ए बी अपॉन सी, है ना, ए से बी अपॉन सी अपन ने ये पढ़ा था। और इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको हमें अगर अनुचित भिन्न में लाना है, तो हम उसके लिए क्या करते थे, ए का सी से मल्टीप्लाई कराते थे, है ना, उस मल्टीप्लाई के उत्तर को बी के साथ जोड़ते थे और बटे में सी लिख देते थे। तो वही हम करेंगे, 11 इंटू 5 कितना हो गया, 55 में हमने 3 जोड़ दिया 58,
और बटे में हम क्या लिख देंगे, 11 ही लिख देंगे। तो 5.27 बार को आपको लिखना है अगर P बटा Q के फॉर्म में, तो वो क्या आ गया, 58/11 आ गया। लिखा कैसे आपने, 5 को आप सबसे पहले वहीं पे छोड़ दो, उसके बाद में 27 बार को आप कैसे लिखोगे, हमने अभी देखा था पिछले वाले के अंदर, पिछले हमने कंडीशन में देख लिया था कि अगर आपको 27 बार को लिखना है, 27 बार को लिखना है, तो सबसे पहले तो बार वाली संख्या को आप ऊपर लिख दो, अंश के स्थान पर 22 बार वाली संख्या लिख दो, ठीक है। 27 अपने लिख दिया। अब जितनी बार वाली संख्या है उतने 9 लगा दो, तो 1 2 कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो हम 2 9 लगा देंगे, और हम इसको जब काटेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 3/11 आएगा। तो ये चीज हमने यही देखी थी, हमने यही चीज वो अप्लाई करी है, बस साथ में क्या चल रहा है, हमारे 5 चल रहा है, जो कि क्या है, पूर्ण भाग वाली संख्या है, वो चल रही है। अब इसको ये मिश्रित भिन्न बन के आ गया। मिश्रित भिन्न को किस तरीके से हम अनुचित भिन्न में बदलते हैं, हमने वो देख लिया, ठीक है। हमने अनुचित, ये वाली चीज हम पहले जानते थे, पहले से हमें करना इसको, है ना। तो ये इस तरीके से आप इसको बदल दोगे। दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा आपको दे रखा है 5.57 और उसके ऊपर बार दे रखा है, तो 5 को प्यार से यहीं बिठा दो, 57 को कहां लिख दो, आप अंश में लिख दो, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, बटे में 9 आ जाएगा। उसके नीचे बटे में क्या आ गया आपके पास में, 9 आ गया। अब क्या ये कट रहा है, हाँ जी, ये भी हमारे 3 की टेबल से कटता है। तो 3 की टेबल से ये कितनी टाइम्स कटा, 19 टाइम्स कटा। 3 की टेबल से ये कितनी टाइम्स कटा, 33 टाइम्स कट गया। 3 की टेबल से ये कितनी टाइम्स कट गया, 33, हमारे 33 टाइम्स कट गया। तो ये कितनी हो जाएंगे, 169, ठीक है, 165 में आप 19 को जोड़ दोगे, ठीक है। 165 में आप 19 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 165 में क्या जोड़ दो, 19 जोड़ दो, सॉरी, ये कितना हो गया आपके पास में, 184 बटा 33 आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। 134 बटा 184 बटा 33 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आ गई बात समझ में, बात यहाँ पर अपने समझ में आ गई होगी, ठीक है। बढ़े आगे बढ़े, इसके आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 3.33 बार दे रखा है। नेक्स्ट आपको 3.33 बार दे रखा है, तो 3 को पढ़ रहने दो, ऊपर क्या आ जाएगा, अंश में 33, नीचे क्या आ जाएगा, 99, कट जाएगा। ये किसकी टेबल से, 11 की टेबल से कटेगा, ठीक है। कितनी टाइम्स गया, 3 बारी, पहले 3 बारी गया, और फिर उसके बाद 33 की टेबल से ही कटेगा, 9, ये 11 की टेबल से क्यों, डायरेक्ट 33 की टेबल से काटो। ये कितनी बारी गया, 1 बारी गया, और ये कितनी बारी गया, 3 बारी गया, तो 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। अब इसको मिश्रित को सॉल्व कर लो, 3 × 3 कितना हो गया, 9 और 1 10, 10/3 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। 10/3 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आ गई बात समझ में, 10/3 आपके क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर शायद एक और है एग्जाम्पल अपने पास, हाँ जी, एक और एग्जाम्पल है, तो वो भी हम देख लेते हैं। 4 पॉइंट, तो 4 को तो आपको एज इट इज रख देना है। 58 के ऊपर बार है, तो आपके पास में ऊपर तो आप 58 को लिख दो। कितनी संख्याओं में है, 99। अब हमें पता है ये कोई भी टेबल से नहीं कटता, क्योंकि लास्ट जो हमारा कटता है 57 कटता है 3 की टेबल से, ठीक है ना। 9 की टेबल से ये कट रहा है ना 3 की टेबल से कट रहा है, तो ये चीज आगे सॉल्व नहीं होगी। तो हमको इसको डायरेक्टली 99 को आप 4 से मल्टीप्लाई करके और उसके अंदर 58 जोड़कर लिख देना, ठीक है। 99 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपके पास में, अपने 36 390, हाँ 396 में आप क्या जोड़ दो, 396 में आप 58 जोड़ दो, तो 8 और 6 4 10 15 454 आपका उत्तर आ जाएगा। 454/99 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। 454/99 आपके क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो दूसरे केस का पूरे का, पहले चलो ले लो, रुको एक सेकेंड, पहले आप इस चीज का ले लो, क्योंकि ये खुला हुआ पड़ा है ना, साथ में ही आ जाएगा, तो साथ में ही ले लो। सबका आ रहा है, थोड़ा छोटा छोटा दिखेगा, बट आपको समझ में तो आ ही गया है कि क्या लिखा हुआ है ना। समझ में तो आपको आ गया है ना कि क्या लिखा हुआ है। फटाफट से इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब जो तीसरा केस है वो हमारा मिश्रित आवृत्ति वाला है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। मिश्रित आवृत्ति वाले जो आएंगे उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आज ही वो वाली जो पुरानी वाली क्लास की PDF है वो भी ढूंढने का प्रयास करूंगी, नहीं मिलेगी तो फिर वापस से उन क्वेश्चन को लिख लूंगी, ठीक है। अभी आपका होमवर्क क्या है, आज हमने जो किया
आज हमने जो किया उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जैसे कि आपको दे दिया जाए 1.3 बार, इसका क्या P बटा Q के रूप में मान होगा। दूसरा आप ट्राई करना 0.67 बार का, ठीक है। ठीक है, और बस इतने काफी हैं, वैसे एक ही टाइप के ही हो गए ये सारे, है ना। चलिए, इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आप क्या कर देंगे, मुझे कमेंट में बता देंगे, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम क्या देखेंगे कि मिश्रित आवृत्ति वाले जो दशमलव होते हैं, मिश्रित आवृत्ति वाले दशमलव जो होते हैं, उनको हम किस तरीके से P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटी सी चीज है, हम उसको करके फिर आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे जाएंगे, ठीक है। कल की क्लास क्वेश्चंस की रखने की ही प्रयास करूंगी मैं मोस्टली, बट अगर क्वेश्चंस की पीडीएफ नहीं मिली और मैं नहीं बना पाई तो हम आगे की क्लास को भी थ्योरी की क्लास ही रख लेंगे, वो वाली कोई बात नहीं है। हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि कल की क्लास में आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाए, ठीक है। चलिए, अब आप इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर्स मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को बहुत सारी, ठीक है, हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।